बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our journey of Say's law of market, जिसकी जर्नी को हमने बहुत धीरे धीरे हर पार्ट को क्लियरली कंसेप्ट को क्लियर किया कि सेज लॉ जो है, जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था जिसने अपने क्लासिकल थियोरी को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया और एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। यानी हमारी उस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की सोच को इतना अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जब प्रोड्यूस करते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज तो इतनी इनकम जनरेट करते हैं कि इट विल क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वही इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगी बाय डिमांडिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनका कहना था कि हमारे लॉन्ग रन में देयर विल बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। वो हमने देखा विद फीचर्स एंड अजम्पशन के साथ। फिर हमने देखा कि यही लॉ जो है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जेएम कीन्स, उन्होंने रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट दिस लॉ ऑफ सेज, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की सोच और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की सोच में थोड़ा डिफरेंस आ गया। क्यों? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस। उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं कि हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि देयर विल बी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी, सेल्फ एडजस्टमेंट होगा, और वो भी अगर सपोज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आया है तो वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए टेम्पररी होगा और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यानी हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं उसमें ऑटोमेटिकली डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, या देयर विल बी इक्विलिब्रियम फैक्टर बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, या लेबर मार्केट में भी हम देखेंगे डिमांड फॉर लेबर विल बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये इक्वालिटी जो है उन्होंने अज्यूम किया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, लेकिन हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने देखा नहीं कि स्टेट इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस मस्ट होना चाहिए, या कभी कभी इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी हमें मिलता है। या जो हमने एक पिगू का फॉर्मुलेशन देखा जिसमें उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को अज्यूम किया कि हमारे जो प्राइजेस हैं, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी पॉसिबल है। तो ये सब बच्चों हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। अब इस चैप्टर को फाइनली टच दे रहे हैं विथ पिगूस का व्यू ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट। बहुत इजी वे में है, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ आज हम देखेंगे और जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं बच्चों, ये रिवीजन ही है। तो हमने देखा था पिगूस का फॉर्मुलेशन, किसमें? इम्प्लीकेशन में देखा, सेज के लॉ में भी देखा, क्योंकि सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है वो बार्टर इकोनॉमी में भी एप्लीकेबल है और मनी इकोनॉमी में भी एप्लीकेबल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेज जो मनी है वो कौन सा रोल प्ले कर रही है? पैसिव रोल। यानी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, मार्केट अफेयर्स को सपोर्ट करने के लिए मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वो एक सिर्फ मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा है, जिसको जेएम कीन्स ने कहा नहीं, मनी का रोल पैसिव नहीं है, एक्टिव है। मनी जो है वो हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मनी का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ, आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का बेस फॉर्मुलेट करता है। तो आज हम देखेंगे पिगू का व्यू, उसका अप्रोच, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी सेज लॉ के लिए क्या थी। अब हमने देखा जब सेज लॉ ऑफ मार्केट इकोनॉमी में थियोरी बनी तो उस समय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को वो जो थियोरी थी उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ओके था। यानी हम उस समय परफेक्ट कंपटीशन यानी फ्री कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट में भी और हमारे फैक्टर मार्केट में वो दिखाई दे रहा था। यानी उस समय जो मार्केट के प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे थे बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्लस उन समय उनकी ये भी सोच थी कि जो लेबर मार्केट है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट पॉसिबल है। यानी अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट दिखता भी है तो वो शॉर्ट रन में होगा, टेम्पररी होगा। व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस अवर वेजेस एंड वी विल एम्प्लॉय मोर। हम वेजेस को रिड्यूस करके ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, और जब ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेंगे तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्टिविटी, ऐसा एक्सपेक्ट करके लॉन्ग रन में उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को अज्यूम किया था। तो अब जो पिगू था, पिगू का मेन जो अप्रोच टुवर्ड्स सेज लॉ था वो था लेबर मार्केट।
लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी, और वो भी फ्लेक्सिबिलिटी किसका, वेज रेट का। उनका ये कहना था कि लेबर मार्केट में सपोज अगर हम देखते हैं तो ये जो सपोज अभी मैंने कि ये डायग्राम आपको है, पहले एल फॉर्मेट में देख रहे हैं, पहले एल का शेप फॉर्मेट में मैंने एक्स एक्सिस पे लिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर्स और वाई एक्सिस पे लिया है मैंने वेज रेट और एमआरपी, एमआरपी यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट रेवेन्यू कर्व है उसे बच्चों हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। ये एक डिमांड कर्व फॉर हूम, फॉर लेबर, वो लेबर के लिए डिमांड कर्व है। अब सपोज अगर हम कहते हैं कि वेज रेट जो है सपोज इट इज OW, अगर OW वेज रेट है तो हमारे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉय है ON लेवल पे हमारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर सपोज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आया तो पिगू का ये कहना था कि उस लेबर मार्केट में जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल है। व्हाट वी विल डू इट, हम क्या करेंगे, वेज रेट को रिड्यूस करेंगे, यानी वेज रेट को मैंने रिड्यूस किया, यानी वेज रेट OW से OW1 नीचे चला गया। जब हम वेज रेट को रिड्यूस करते हैं तो पहले हम इक्विलिब्रियम E पे थे, अभी हम नए इक्विलिब्रियम जो है वो N1 यानी E1 पे आ गए, यानी वेज को रिड्यूस किया तो ज्यादा लेबर्स, देखो इतने सारे लेबर्स जो थे वो ज्यादा एम्प्लॉय किए। तो ये पिगू का अप्रोच था कि जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, किसमें, लेबर मार्केट में। अगर हमें दिखेगा कि लेबर आर अनएम्प्लॉयड, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है भी तो वो शॉर्ट पीरियड में है, टेम्पररी नेचर है, हम क्या करेंगे, वेज रेट को रिड्यूस करेंगे और फिर ज्यादा नंबर ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और लेबर भी ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को जेएम कीन्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रिफ्यूज किया था, क्योंकि वेज कट इज नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि उनको ऐसे लगता था अगर हम वेजेस रिड्यूस करेंगे तो नंबर 1 इनकम रिड्यूस हो जाएगी, परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसके लिए एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना जरूरी है। तो वो सोच हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की थी, क्योंकि हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, लेकिन जेएम कीन्स ने कहा नहीं, आजकल रिवर्स पोजीशन है, डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। हमारे डिमांड जो है वो सप्लाई को जनरेट करती है, जो कस्टमर को पसंद आता है हम वही प्रोड्यूस करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है पिगूज वर्जन ऑफ सेल्स लॉ। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे किस तरह से बच्चों, पिगूज डेवलप्ड सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन टर्म्स ऑफ लेबर मार्केट, ये ब्लैंक में भी आता है। अकॉर्डिंग टू पिगू जो फ्री कंपटीशन है यानी परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, ये जो है वो प्रोवाइड करता है फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट। वो लेबर मार्केट में ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर विल बी एम्प्लॉयड बाय रिड्यूसिंग द वेजेस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड वेज रेट will help to remove the unemployment। इनकी ये सोच थी कि अगर हम वेज रेट को फ्लेक्सिबल रखेंगे, हम प्राइसेस को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना पॉसिबल है। जबकि जेएम कीन्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ऐसी सोच को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है नहीं, बहुत सारे प्रेशर है, मिनिमम वेज एक्ट हमने देखा था, वेज रेट लेजिस्लेशन है, प्लस ट्रेड यूनियन का प्रेशर आता है, बहुत सी एरियाज में इंडस्ट्रियल मोनोपोली हमें दिखाई देती है, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आप लेबर का अगर वेजेस कट करोगे तो दे विल रिफ्यूज टू कट देयर वेजेस, तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पिगू की क्या सोच थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या है, हमारा टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, लॉन्ग पीरियड में हमें फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल दिखाई देता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेज रेट विल स्टार्ट फॉलिंग, हम वेज रेट को फॉल करना शुरू करेंगे जब तक हमारे पूरे लेबर जो अनएम्प्लॉयड है उनको हम एम्प्लॉय कर दें। जैसे मैंने पहले ही आपको डायग्राम दिखा दिया, हमने डायग्राम में क्या दिखाया कि सपोज ओन लेबर जो है वो एम्प्लॉयड है और OW वेजेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर हमने वेजेस को रिड्यूस किया बच्चों, हमने वेजेस को रिड्यूस किया, तो उसी वेजेस जो हमारे पास बची उसमें से वी कैन एम्प्लॉय मोर नंबर ऑफ लेबर्स, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस होगा। तो ये एक व्यू था, एक अप्रोच था हमारे पिगू का टुवर्ड्स दिस सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। अच्छा, फाइनली जो पिगू का फॉर्मुलेशन इम्प्लीकेशन हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में किया था, वही सेम पिगू ने यहाँ पे रिपीट किया, क्योंकि इम्प्लीकेशन का पूरा थॉट हमारे पिगू का ही दिया था। अब पिगू का इम्प्लीकेशन टुवर्ड्स सेल्स लॉ क्या था बच्चों, हमने 6 पॉइंट्स पढ़ी थी, आज वापस रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन, देयर इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में जितनी गुड्स की डिमांड होगी उतना ही गुड्स का सप्लाई होगा, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी जब प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो दे विल जनरेट इनफ इनकम, जो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी में जितना डिमांड होगा उतना एक्सपेंडिचर पहले ही रेडी करेंगे। यानी जो आपने लैंड के लिए रेंट पे किया, लेबर को वेजेस आपने दिया, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया, तो फैक्टर्स को इनकम मिली, वो इनकम में से वो परचेज करेंगे बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं दे प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी इनकम जितना हमारे इकोनॉमी में डिमांड के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए उनको चाहिए, तो डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। नंबर 2 ये था, जब ये प्रोसीजर होगा तो उनका एक दूसरा उनके साथ कनेक्टेड पॉइंट था कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, अगर होगा भी तो क्या होगा, टेम्पररी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बाकी लॉन्ग पीरियड में ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट को हम अचीव कर ही लेंगे, और प्लस वहां पे ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा ये सेल्स लॉ ज्यादातर बार्टर सिस्टम में एप्लीकेबल था। चाहे हमने ये भी पढ़ा कि यही सेल्स लॉ जो है वो मनी इकोनॉमी भी है, लेकिन मनी का रोल कौन सा है बच्चों, पैसिव, यानी वहां पे सिर्फ हम देख रहे हैं वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके फॉर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को वो सपोर्ट करने के लिए हम मनी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉट देयर, वहां पे गुड्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एक्सचेंज विद अदर्स या फॉर कंज्यूम फॉर देमसेल्फ, या तो वो गुड्स हम अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो फिर हम किसी के साथ एक्सचेंज करके उनकी चीज को हम यूज करना चाहते हैं। यानी ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी में चल रही है, जैसे हमने बार्टर सिस्टम में देखा कि अगर सपोज कोई फार्मर है, उसके पास राइस है, व्हीट है, जवार है, बाजरा है, या डिफरेंट पल्सेस उसके पास अवेलेबल है, तो व्हाट ही विल डू इट, वो दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करेगा जो चीजें इसके पास नहीं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, या क्लोथिंग उसे चाहिए, कारपेंटर की सर्विसेज चाहिए, या सपोज डेयरी मिल्क वाले से उसे दूध लेना है, या सपोज अगर कहीं टेलर से उसको कुछ स्टिच करवाना है, या पेंटर से घर पेंट करवाना है, उनके साथ वो अपनी जो एक्स्ट्रा उनके सरप्लस चीजें उनके साथ एक्सचेंज करके अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से जनरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगी और कोई ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिखेगी। थर्ड, वेज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने अभी अभी पढ़ा, ये क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने में यूजफुल होगा। जबकि हमने देखा कि ये लॉ यानी ये सोच जो था वो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रिफ्यूज की। क्यों? क्योंकि आज भी हम देखते हैं चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों नहीं हो, will be majority of people are unemployed, बराबर बच्चों, not only unemployed but they are underemployed also। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, रिच इकोनॉमी है, फिर भी people are underemployed, या millions of people they are ready to work at prevailing wage rate but they do not get the job, नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि sometime we will find it, ये जो हम सोचते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अचीव करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मिलता है लेस देन एम्प्लॉयमेंट। तो वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, ये सोच किसकी थी, पिगूस की। ओके, देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये हेल्प करेगा टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसकी ये भी सोच थी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होगा वह आपके इंटरेस्ट और सेविंग में, हमने देखा कि आपका इन्वेस्टमेंट कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, क्योंकि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप,
लेकिन इंटरेस्ट रेट के बीच में और सेविंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसके लिए वो स्लोपिंग अपवर्ड। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है एक्सीड देन द सेविंग, अगर सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा। लेकिन अगर सेविंग ज्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो जाएगा। यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी इक्विलिब्रियम जो था, ये जो सोच थी वो सेल्स लॉ की थी, जिसको पिगू ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि पिगू के अकॉर्डिंगली या जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी ये सोच थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट टू ब्रिंग द इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको जेएम कीन्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने फिर क्रिटिसाइज किया। क्योंकि जब हम सेविंग की बात करते हैं बच्चों, तो इसके ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, इनकम। इनकम बढ़ती है सेविंग बढ़ती है, इनकम कम होती है सेविंग कम होती है। या जितना हम कमाते हैं कंप्लीटली हम कंज्यूम तो नहीं करते हैं, उसका मेजर हिस्सा कंज्यूम करते हैं, थोड़ा हिस्सा जो है फ्रैक्शन ऑफ दैट वी विल ट्राई टू सेव, वो सेव करते हैं, सेविंग की तरफ रखते हैं। उस सेविंग में से भी कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा आइडल मनी रखते हैं फॉर स्पेकुलेशन पर्पसेस। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में सेविंग के डिफरेंट मोटिव्स हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर से अफेक्टेड होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो इस तरह से इक्वलिटी जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आती है तो उसके पीछे सिर्फ इंटरेस्ट रेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसके पीछे बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट है मनी इज यूज्ड एज द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि मनी का रोल कौन सा था बच्चों, पैसिव रोल था। क्योंकि ये सेल्स लॉ जब हमारे इकोनॉमी में बनाया गया, फॉलो किया गया, इम्प्लीकेट किया गया, तो उनका उस समय मेजॉरिटी हमने देखा इम्पैक्ट कहाँ था, बार्टर सिस्टम में। लेकिन अगर मनी इकोनॉमी में भी यूज किया गया तो वहां पर उन्होंने मनी को किस तरह से कंसिडर किया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या अगर मार्केट की इकोनॉमिक अफेयर्स की कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने। ओके बच्चों, देन लास्ट था इफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी भी तो अभी किसके लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए दिखेगी, और इट विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व बाय इंक्रीजिंग डिमांड एंड आउटपुट। जब आपका मोर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा फैक्टर्स को इनकम आएगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो बट नेचुरल आपके ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। और लेबर मार्केट में फिर हमारे पिगो का कंसेप्ट आ गया, आपके लेबर मार्केट में ज्यादा लेबर आ गए, यानी मोर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर्स, और वेज रेट को हम थोड़ा फ्लेक्सिबल करेंगे। अगर उसको फ्लेक्सिबल करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें जो पिगोस वर्जन है, यानी पिगोस की सोच है रिगार्डिंग द सेल्स लॉ दिखाई देती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे समटाइम डिमांडेड होता है कि एक्सप्लेन पिगोस वर्जन ऑफ सेल्स लॉ, जो बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि हमने ये पॉइंट इतनी बार पढ़ा, लेकिन कभी कभी वो सेपरेटली पिगोस की सोच, उसकी आइडियोलॉजी, उसका कंसेप्ट, उसका अप्रोच टुवर्ड्स सेल्स लॉ कैसा है, वो भी सेपरेटली पूछते हैं। ओके बच्चों, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.